हेलो बच्चों। हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य की कक्षा 8 का अध्याय सोनम पढ़ने जा रहे हैं। हिंदी साहित्य हमें सिर्फ बोलना ही नहीं सिखाता, अपितु जीवन जीने की कला और उसके महत्वों से भी अवगत कराता है। तो आइए शुरू करते हैं इस अध्याय को। ये है अध्याय 18 सोनम। पाठ परिचय में हम जानेंगे कि महादेवी वर्मा अपनी रेखा चित्र लेखन के लिए हिंदी साहित्य में विशेष ध्यान रखते हैं। इस पाठ में एक हिरनी सोना के साथ उसके प्रेम, लगाव, वात्सल्य का वर्णन बहुत प्रभावशाली ढंग से अभिव्यक्त हुआ है। सोना की आज अचानक स्मृति हो जाने का कारण है, यानी अचानक उसकी याद आने का एक कारण है। मेरे परिचित स्वर्गीय डॉक्टर धीरेन्द्र नाथ बासु की पौत्री यानी पोती सुष्मिता ने लिखा है, गत वर्ष यानी पिछले साल अपने पड़ोसी से मुझे एक हिरन मिला था। बीते कुछ महीनों में हम उससे बहुत स्नेह, बहुत प्यार करने लगे। लेकिन मैं अनुभव करती हूँ कि सघन जंगल यानी घने जंगल से संबंध रखने के कारण तथा अपने बड़े हो जाने के कारण उसे घूमने के लिए ज्यादा विस्तृत स्थान चाहिए, यानी ज्यादा फैला हुआ बड़ा स्थान चाहिए। क्या कृपया करके आप उसे स्वीकार करेंगी? क्या आप उसे स्वीकार कर सकती हैं? सचमुच मैं आपकी बहुत आभारी रहूंगी, क्योंकि आप जानती हैं मैं उसे ऐसे व्यक्ति को नहीं देना चाहती जो उससे बुरा व्यवहार करे, यानी जो खराब व्यवहार करे, मैं उसे ऐसा नहीं देना चाहती। मेरा विश्वास है आपके यहाँ उसकी पत्नी उसकी आपके यहाँ उसकी भली भांति देखभाल हो सकेगी। कई वर्ष पूर्व मैंने निश्चित किया कि अब हिरन नहीं पालूंगी, परंतु आज उस संयम का आज उस नियम को भंग किए बिना इस कोमल प्राण जीव की रक्षा संभव भी नहीं है। सोना भी इसी प्रकार अचानक आई थी, पर वह तब तक अपनी शैशवावस्था भी पार नहीं कर सकी थी। सुनहरे रंग के रेशमी लच्छों की गांठ के समान उसका कोमल लघु शरीर, कोमल यानी बहुत मुलायम और छोटा शरीर, छोटा सा मुंह और बड़ी बड़ी पानीदार आंखें। उसकी आंखें बड़ी बड़ी थी और चमकीली पानीदार थी। देखते ही तो लगता था कि अभी छलक पड़ेगी, यानी अभी बह जाएगी, आंसू आ जाएंगे। उसके लंबे लंबे पतले कान, पतली सुडौल टांगे, जिन्हें देखते ही उनमें प्रसुप्त गति की बिजली की लहर देखने वालों की आंखों में कांच जाती थी। सब उसका सरल शिशु रूप से इतने प्रभावित हुए कि किसी चंपक वर्णा यानी बिजली के स्वरूप वर्ण वाली रूपसी क्या उपयुक्त सोना, सुवर्णा, सुवर्णलेखा आदि नाम से उसका परिचय बन गया, यानी सभी लोग इसी नाम से उसको बुलाने लगे। लेकिन यानी परंतु उस बेचारे हिरण शावक की कथा तो मिट्टी की ऐसी व्यथा कथा है जिसे मनुष्य की निष्ठुरता गढ़ती है। बेचारी सोना भी मनुष्य की इसी निष्ठुर मनोरंजन प्रियता के कारण अपने अरण्य परिवेश में स्वजाति से दूर, यानी अपनी जाति वाले जानवरों से दूर मानव समाज में आकर पड़ी हुई थी। हम सिर्फ अपने मन बहलाने की वजह से जानवरों को अपने पास कैद कर लेते हैं, अपने पास रख लेते हैं, लेकिन ये भी जानवर क्या करते हैं, अपने जैसे जो अपनी जो उनकी जाति होती है उनमें रहने से ज्यादा प्रसन्नता, खुशी महसूस करते हैं। प्रशांत वनस्थली में जब असल भाव से रोम मंथित करता हुआ बैठा मृग समूह शिकारियों की आहट से चौंक कर भागा, तब सोना की माँ सदैव प्रसूता होने के कारण भागने में असमर्थ रही। सद्यजात मृग शिशु तो भाग नहीं सकता था, अतः मृगी माँ ने अपनी संतान को अपने शरीर की ओट में सुरक्षित रखने के प्रयास में अपने प्राण गंवा दिए। पता नहीं दया के कारण या कौतुक प्रियता के कारण शिकारी मृत हिरण के साथ उसके रक्त यानी खून से सने और ठंडे शरीर से चिपके हुए शावक को जीवित उठा लाए। उनमें से किसी के परिवार की सदा गृहिणी और बच्चों ने उसे पानी मिला दूध पिला पिलाकर 2-4 दिन जीवित रखा। स्मिता बसु के
समान ही किसी बालिका को मेरा स्मरण हो आया और वह उस अनाथ शावक को मूर्छित अवस्था में मेरे पास ले आई। शावक अवांछित तो था ही, उसके बचने की आशा भी धूलित थी, यानी बचने की आशा उम्मीद भी कम थी। लेकिन मैंने उसे स्वीकार कर लिया। स्निग्ध सुनहरे रंग के कारण सब उससे सोना कहने लगे। दूध पिलाने की शीशी, ग्लूकोज, बकरी का दूध आदि सब इकट्ठा करके उसे पालने का कठिन अनुष्ठान, कठिन परिश्रम, कठिन मेहनत उन्होंने शुरू कर दी। उसका मुंह इतना छोटा था कि उसमें शीशी का निप्पल समाता ही नहीं था। यानी दूध की बोतल जिससे बच्चे फीड करते हैं वो भी उसके मुंह में नहीं आ रहा था। उसे पर उस पर उसे पीना भी नहीं आता था। फिर धीरे-धीरे उसे पीना ही नहीं, दूध की बोतल पहचानने भी आ गई। आंगन में कूदते-फांदते हुए ही भक्तिन को बोतल साफ करते देखकर वह तुरंत दौड़ी आती और अपनी तरल चकित आंखों से उसे ऐसे देखने लगती मानो वह कोई सजीव मित्र हो। उसने रात में मेरे पलंग के पार के पाए से सटकर बैठना सीख लिया था। वह जहाँ गंदा ना करने की आदत कुछ दिनों के अभ्यास में पड़ सके, यानी वो यहाँ पर गंदा नहीं करेगी। अंधेरे होते ही वह मेरे कमरे में पलंग के पास आ बैठती और सवेरे होने पर ही बाहर निकला करती थी। यानी उसने अपना बैठने का जो स्थान था, जगह थी, वो निश्चित कर ली। उसका दिन भर का कार्यकलाप भी निश्चित था। विद्यालय और छात्रावास की छात्राओं के निकट यानी पास पहले वह कौतुक का कारण रही, लेकिन कुछ दिन बीत जाने पर वह अपनी ऐसी प्रिय साथिन बन गई जिसके बिना उसका किसी काम में मन नहीं लगता था। उसे छोटे बच्चे बहुत प्रिय थे, अच्छे लगते थे, क्योंकि उसके पास उसके साथ खेलने का अधिक अवकाश रहता था। वो पंक्तिबद्ध खड़े होकर सोना सोना पुकारते और वह उसके ऊपर से छलांग लगाकर एक ओर से दूसरी ओर कूदती रहती। वह सर्कस जैसा खेल कभी घंटों चलता, क्योंकि खेल के घंटों में बच्चों की एक कक्षा के उपरांत दूसरी आती रहती। मेरे प्रति यानी मेरे लिए स्नेह प्रदर्शन यानी प्यार दिखाने के लिए भी उसके कई प्रकार थे। तरह तरह से वो प्यार दिखाती थी। बाहर होने पर वह सामने या पीछे से छलांग लगाती और मेरे सिर के ऊपर से दूसरी ओर निकल जाती। प्राय देखने वालों को डर लगता था कि उसके पैरों से मेरे सिर पर चोट न लग जाए, लेकिन वह पैरों को इस प्रकार से सिकोड़ लेती थी यानी मोड़ लेती थी कि मेरे सिर पर इतनी ऊंचाई से लांघती कि चोट लगने की तो कोई संभावना ही नहीं थी, कोई गुंजाइश ही नहीं होती थी। भीतर आने पर वह मेरे पैरों से अपना शरीर रगड़ने लगती। मेरे बैठे रहने पर वह साड़ी का शोर मुंह में भर लेती और कभी पीछे चुपचाप खड़े होकर चोटी ही दबा डालने पर डांटने पर वह अपनी बड़ी गोल और चकित आंखों से ऐसे अनिर्वचनीय जिज्ञासा भरकर एकटक देखने लगती कि हंसी आ जाती थी। पशु मनुष्य के निश्चल स्नेह से परिचित रहते, उनकी ऊंची नीची सामाजिक स्थितियों से नहीं। यह सत्य मुझे सोना से अनायास प्राप्त हो गया। अनेक छात्राओं की भारी भरकम गुरु जी से सोना को क्या लेना देना था। वह तो उस दृष्टि को पहचानती थी जिसमें उसके लिए स्नेह उछलता था, यानी वो जानती थी कि मुझे कौन प्यार करता है कौन नहीं। उन हाथों को जानती थी जिन्होंने यत्नपूर्वक दूध की बोतल उसके मुंह में लगवाई थी। यदि सोना को अपने प्यार स्नेह की अभिव्यक्ति के लिए मेरे सिर के ऊपर से कूदना जरूरी लगेगा तो वह कूदेगी ही। मेरी किसी अन्य परिस्थिति से प्रभावित होना उसके लिए जरूरी नहीं था। कुत्ता स्वामी और सेवक का अंतर जानता है और स्वामी के स्नेह या क्रोध की प्रत्येक मुद्रा से वो परिचित रहता है। उसे पता है किस अवस्था में मेरा मालिक गुस्सा है। स्नेह से बुलाने पर वह गदगद होकर निकट आ जाता है और क्रोध करते ही वह सभीत और दयनीय होकर दुबक जाता है यानी छुप जाता है। पर हिरण यह अंतर नहीं जानता, अतः उसका अपने पालने वाले से डरना कठिन है।
यदि उस पर क्रोध किया जाए तो वह अपनी चकित आंखों में और अधिक विस्मय भरकर पालने वाले की दृष्टि से दृष्टि मिलाकर खड़ा रहेगा, मानो पूछता हो, क्या यह उचित है? यह केवल स्नेह पहचानता है, प्यार पहचानता है, जिसकी स्वीकृति जताने के लिए उसकी विशेष चेष्टाएं हैं। मेरे बिल्ली, गोधुली, कुत्ते, हेमंत, वसंत, उदिया, फ्लोरा सबसे पहले इस नए अतिथि को देखकर रुष्ट हुए यानी गुस्सा हुए, लेकिन सोना ने थोड़े ही दिनों में सबसे सख्त सख्य स्थापित कर लिया यानी सबसे दोस्ताना जोड़ लिया। फिर तो वह घास पर लेट जाती और कुत्ते और बिल्ली उस पर उछलते कूदते रहते। कोई उसके कान खींचता, कोई पैर, और जब वे खेल में तन्मय हो जाते तब वह अचानक चौकड़ी भरकर भागती और वो गिरते पड़ते उसके पीछे दौड़ लगाते। वर्ष भर का समय बीत जाने पर सोना हिरण शावक से हिरनी में परिवर्तन होने लगी। उसके शरीर में पीताभ रोएं ताम्रवर्णी झलक देने लगे। टांगे अधिक सुडौल और खुरों में कालेपन की चमक आ गई। ग्रीवा यानी गर्दन अधिक बंकिम और लचीली हो गई। पीठ में भराव वाला उतार चढ़ाव और स्निग्धता भरने दिखाई देने लगे। लेकिन सबसे ज्यादा विशेष तो उसकी आंखों और दृष्टि में मिलती थी। आंखों के चारों ओर खिंची काजल कोर यानी काजल जो लगाने सामत जो होती है, काजल कोर में नीले गोलक और दृष्टि ऐसी लगती कि मानो नीलम के बल्बों में उजली विद्युत का स्फुरण हो। इसी बीच फ्लोरा ने भक्तिन की कुछ अंधेरी कोठरी में एकांत कोने में 4 बच्चों को जन्म दे दिया। वह खेल में संगियों को भूलकर अपने नवीन सृष्टि की संरचना में व्यस्त हो गई, बिजी हो गई। एक दो दिन सोना अपनी सखी को खोजती रही, ढूंढती रही। फिर उसने इतने लघु जीवों से घिरा देख उसकी स्वाभाविक चकित दृष्टि गंभीर विस्मयता से भर गई। एक दिन फ्लोरा कहीं घूमने के लिए बाहर गई और सोना भक्तिन की कोठरी में निश्चिंत होकर लेटी थी। पिल्ले आंखें बंद कर आंखें बंद रहने के कारण ची ची करते हुए सोना के उदर यानी पेट में दूध को खोज रहे थे। तब से सोना के नृत्य के कार्यक्रम में पिल्लों के बीच में लेट जाना भी शामिल हो गया था। आश्चर्य की बात यह है कि फ्लोरा हेमंत, वसंत और गोधुली को भी अपने बच्चों के पास फटकने भी नहीं देती थी, लेकिन सोना के संरक्षण में उन्हें छोड़कर आश्वस्त भाव से इधर उधर घूमने चली जाती, यानी बेफिक्र होकर वो घूमती थी। संभवतः वह सोना की स्नेही यानी प्यार करने वाली प्रिय थी और अहिंसक प्रकृति से परिचित थी। वो जानती थी कि सोना लड़ाई दंगा नहीं करेगी। पिल्लों के बड़े होने पर और उनकी आंखें खुल जाने पर सोना ने उन्हें भी अपने पीछे घूमने वाली सेना में शामिल कर लिया और मानो इस वृद्धि के उपलक्ष्य में आनंदोत्सव मनाने के लिए अधिक देर तक मेरे सिर के आर पार चौकड़ी भरती रहती। उस वर्ष गर्मियों में मेरा बद्रीनाथ की यात्रा का कार्यक्रम बना। प्राय मैं अपने पालतू जीवों को के कारण प्रवास में कम रहती हूँ, मैं घूमने कम रहती जाती हूँ। उनकी देखरेख के लिए रहने पर भी मैं उन्हें छोड़कर आश्वस्त नहीं हो पाती, यानी मैं सेवक के बदले नौकर के भरोसे भी अपने जानवरों को नहीं छोड़ती। भक्तिन अनुरूप नौकर यदि आदि तो साथ जाने वाले थे ही पालतू जीवों में से मैंने फ्लोरा को साथ ले जाने का निश्चय किया, क्योंकि वह मेरे बिना नहीं रह सकती थी। सोना की सहज चेतना में न मेरी यात्रा जैसी स्थिति का बोध था, न प्रत्यावर्तन का। इसी से उसकी निराशा, जिज्ञासा और विस्मय का अनुमान मेरे लिए सहज था। पैदल आने जाने के निश्चय के कारण बद्रीनाथ की यात्रा में ग्रीष्मकाल समाप्त हो गया। 2 जुलाई को लौटकर जब मैं बंगले के द्वार पर खड़ी हुई, तब बिछड़े हुए पालतू जीवों में कोलाहल होने लगा, यानी सभी में हलचल हो गई। गोधुली कूद कर मेरे कंधे पर आ बैठी। हेमंत, वसंत मेरे चारों ओर चक्कर लगाने लगे और खुश होने लगे, हर्ष की ध्वनियों में मेरा स्वागत करने लगे। पर मेरी दृष्टि सोना को खोजने में लगी थी। वो क्या खोज रही थी? सोना को।
क्यों वह अपना उल्लास व्यक्त करने के लिए मेरे सिर के ऊपर से छलांग नहीं लगाती? सोना कहाँ है? पूछने पर माली आंखें पोंछने लगा और चपरासी व चौकीदार एक दूसरे का मुंह देखने लगे। वे लोग आने के साथ ही मुझे कोई दुखद समाचार नहीं देना चाहते थे, परंतु माली की भावुकता ने बिना बोले ही उसे दे ही डाला। ज्ञात हुआ कि छात्रावास के सन्नाटे और फ्लोरा तथा मेरे अभाव के कारण सोना इतनी अहिस्तर हो गई कि इधर-उधर कुछ खोजती सी यानी ढूंढती सी वह कंपाउंड के बाहर निकल जाती थी। इतनी बड़ी हिरनी को पालने वाले तो कम थे, लेकिन उसे खाद्य और स्वाद प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्तियों का बहुमूल्य था। इसी आकांक्षा से माली ने उसे मैदान में एक लंबी रस्सी से बांधना शुरू कर दिया था। वो उसे लंबी रस्सी से बांध देते थे। एक दिन न जाने किस स्तब्धता की स्थिति में बंधन की सीमा भूलकर वह दूसरी ऊंचाई तक उछली और रस्सी के कारण मुंह के बल धरती पर आ गिरी। वही उसकी अंतिम सांस और अंतिम उछाल थी। सब उस सुनहले रेशम की गठरी से शरीर को गंगा में प्रवाहित कर आए और इस प्रकार किसी निर्जल वन में जन्मी और जन्म संकुलता में पली सोन की करुण कथा का अंत हुआ। यह सब सुनकर मैंने निश्चय किया कि अब हिरण नहीं पालूंगी, पर संयोग से फिर हिरण पालना पड़ रहा है। इस सुंदर से पाठ की रचयिता हैं महादेवी वर्मा। तो आज की हिंदी साहित्य की कक्षा ये समाप्त होती है। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये अध्याय अच्छा लगा हो। फिर से ऐसे ही रोचक अध्याय लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत होते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।